कहानी की शुरुआत होती है 1970 के एक बाजार से, जहां पर एक दुकानदार सिप्टो की दुकान सबसे ज्यादा चलती थी। सारे दुकानदार उससे जलते थे और किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके दुकान में ऐसा क्या है जो सब कोई उसी की दुकान में जाते हैं। लेकिन फिलहाल तो सिप्टो की जिंदगी भी बहुत मुश्किलों से गुजर रही थी, क्योंकि उसका बड़ा बेटा अर्दी की हालत खराब थी और उसे सर्जरी की जरूरत थी। सिप्टो के पास काफी पैसे थे, अर्दी की सर्जरी हो जाती है। लेकिन सर्जरी के बाद जब अर्दी अपनी आंख खोलता है तो अर्दी के सामने एक बुरा सा आदमी है, जो कि इंसान तो बिल्कुल नहीं लग रहा। अर्दी को समझ में नहीं आ रहा कि ये आखिर कौन है। वो हॉस्पिटल से निकल के अपने घर जाता है, वो अपने घर में खेल रहा है, लेकिन अब भी वो बुरा सा आदमी अर्दी के सामने बार बार आ रहा है। अर्दी को बहुत डर लग रहा है। अर्दी अपनी माँ को ये सारी बात बताती है। उसकी माँ मरनी ये सारी बात डॉक्टर को बताती है, तो डॉक्टर उन्हें समझाता है कि सर्जरी की वजह से शायद अर्दी की आंखों में कोई प्रॉब्लम हो गई, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन किसी को पता नहीं था कि इस कहानी में आगे क्या होगा। कहानी हमें एक बार फिर से मार्केट की तरफ लेके जाती है। रात हो चुकी है, सिप्टो अपनी दुकान बंद करके जा रहा है। तभी सिप्टो ये देखता है कि उसकी दुकान के बाहर एक पोटली है। सिप्टो उस पोटली को खोलता है और सिप्टो डर जाता है, क्योंकि उस पोटली के अंदर काला जादू का सामान है। सिप्टो बहुत घबरा रहा है, उसके कंधों में भी दर्द हो रहा है। वो अपने घर पहुंचता है। वो अपनी बीवी से पूछता है कि अर्दी कैसा है। उसकी बीवी कहती है कि अर्दी बिल्कुल सही है। सिप्टो अपने बेटे के पास जाता है, लेकिन अर्दी सिप्टो को देख के चिल्ला देता है। वो कहता है कि पापा के कंधे पे कोई है। बाकी सबको तो कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि सिप्टो के कंधे पे एक चुड़ैल बैठी हुई है। सिप्टो समझ जाता है कि ये कोई डॉक्टर वाली बीमारी नहीं है। वो एक साइकिक रुस्तम को वहाँ बुलाता है। रुस्तम सबको ये बताता है कि अर्दी बिल्कुल सही कह रहा है, सिप्टो के कंधे पे एक चुड़ैल है और ये चुड़ैल मार्केट से उसके साथ यहाँ तक आई है। मैंने उस चुड़ैल को यहाँ से भगा दिया है। लेकिन किसी को ये समझ में नहीं आ रहा कि अर्दी को ये सब कैसे दिख रहा है। तब रुस्तम सबको ये बताता है कि सर्जरी के कारण अर्दी की तीसरी आंख यानी कि थर्ड आइज खुल चुकी है और अब अर्दी को भूत और प्रेत दिखने शुरू होंगे। सिप्टो रुस्तम से कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा तकलीफ में रहे। तो रुस्तम ये कहता है कि मैं इसकी तीसरी आंख को पूरी तरीके से तो बंद नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ कि इससे बस वही भूत दिखाई देंगे जो कि अपने आप को दिखाना चाहते हैं। सिप्टो मान जाता है। रुस्तम सबको ये समझाता है कि अर्दी को मार्केट से दूर रखना। सिप्टो पूछता है क्यों, तो अर्दी कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मार्केट में क्या होता है। वहाँ पर झूठ, फरेब, धोखेबाजी, मक्कारी सब कुछ वहाँ पर होता है और ऐसी जगह पे एक नहीं बल्कि कई सारी शैतानी आत्माएं होती है। तो अगर तुम चाहते हो कि अर्दी की जिंदगी अच्छे से गुजरे तो अर्दी को मार्केट से दूर रखना। सिप्टो मान जाता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है। अब 13 साल बीत चुके हैं। अर्दी भी अब बड़ा हो चुका है और अर्दी की एक छोटी बहन सीफा और उसका छोटा भाई आरिफ भी है। सब कोई अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से बिता रहे हैं। अर्दी के कॉलेज की फीस देने का आज आखिरी डे है और उसकी माँ उसे कहती है कि तुम मार्केट में जाके दुकान से अपने पापा से पैसे ले लो। अर्दी बहुत डर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो मार्केट गया तो उसे भूत जरूर दिखेंगे। उसकी माँ उसे समझाती है कि तुम मार्केट जाओ, इधर उधर मत देखना, सिर्फ सीधे जाओ अपने पापा की दुकान पे। अब अर्दी के पास कोई चारा नहीं था, उसे मार्केट जाना पड़ता है। जैसे ही वो मार्केट में घुसता है, मार्केट में जितने भी भूत है सब के सब उसे दिखने लगते हैं। अर्दी बहुत डर जाता है। मार्केट में उसकी मुलाकात वहाँ के एक दुकानदार सियाक से होती है, जो कि अर्दी को देख के बहुत नाराज है। वो अर्दी के साथ बदतमीजी भी कर रहा है। अर्दी को समझ में नहीं आता कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। तभी एक दुकानदार अर्दी को ये बताती है कि इस बेचारी की बेटी 2 हफ्ते पहले मर चुकी थी, इसकी बातों का बुरा मत मानो। अर्दी अपने पापा की दुकान में जाता है। उसके पापा ऊपर ऑफिस की तरफ है। जैसे ही वो ऑफिस की तरफ जाता है तो वो ये देखता है कि उसके पापा उसके मामा यानी कि उसकी माँ के भाई सर्दी के साथ बात कर रहे हैं। सर्दी ये कह रहा है कि ज्यादा लालची मत बनो, जो तुम कर रहे हो वो गलत है, ये सब करना बंद करो। और उसके बाद सर्दी वहाँ से चला जाता है। अर्दी अपने पापा से मिलता है। उसके पापा भी काफी गुस्से में हैं। अर्दी अपने पापा से कहता है कि हमें पता है कि आपकी कोई गलती नहीं है, मामा आपसे जलते हैं, सारे दुकानदार आपसे जलते हैं क्योंकि आपकी दुकान सबसे ज्यादा चलती है। अब इस पे हमारी क्या गलती, आप मेहनत करते हैं इसलिए आपकी दुकान चलती है और इसलिए सब कोई हमसे जलते हैं। उसके बाद अर्दी अपने पापा से पैसे मांगता है। सिप्टो अपने बेटे से कहता है ठीक है तुम यहीं रुको, और उसके बाद सिप्टो एक कमरे में जाता है। उसने कभी भी किसी को भी उस कमरे में घुसने नहीं दिया था। सिप्टो पैसे अर्दी को दे देता है। अर्दी वहाँ से चला जाता है। सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है, लेकिन अब यहाँ से शुरू होगा इस
कहानी का एक खौफनाक और दर्दनाक सफर शुरू। हर रोज की तरह सिप्टो अपनी दुकान बंद करके यहाँ से बाहर जा रहा है, लेकिन तभी उसे फिर से एक पोटली दिखाई देती है। वो पोटली को खोलता है और फिर से उस पोटली में काला जादू का सामान है। अब सिप्टो बहुत डर जाता है। उसे आवाज आ रही है शैतानी आत्माओं की जो कि उसका पीछा कर रही है। सिप्टो चिल्लाता है कि मैं तुम सबसे नहीं डरता, मुझे पता है तुम कुछ नहीं कर पाओगी। फिर उन आत्माओं की आवाज बंद हो जाती है। सिप्टो अपनी घर की तरफ चला जाता है। सिप्टो बहुत थका हुआ है। वो अपनी बीवी से कहता है कि मैं आराम करने जा रहा हूँ। सिप्टो आराम कर रहा है, सब सो रहे। अर्दी सिर्फ पढ़ाई कर रहा है। सिप्टो को बेचैनी लग रही है। सिप्टो को समझ में नहीं आ रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है। और सिप्टो के सपने में सिप्टो को एक औरत दिखाई देती है जो कि ये कह रही है कि 7 समुद्र का जादू पूरा हो चुका है और अब शैतान आ जाओ। वो एक शैतान सुबंगी को बुलाती है और कहती है कि सिप्टो और उसकी फैमिली को तरपा तरपा के मार दो। सुबंगी वहां आता है और वो सिप्टो के अंदर घुस जाता है। सिप्टो का शरीर तड़प रहा है। सिप्टो बेहोश हो चुका है। अर्दी को भी कुछ आवाजें आती। वो अपने पापा के कमरे में जाता है, लेकिन ये देखता है कि सिप्टो सो रहा है। उसे लगता है सब कुछ ठीक है, लेकिन वो ये नहीं देख पाता कि उसके पापा के कमरे में एक शैतानी साया है और ये कोई मामूली शैतान नहीं बल्कि सुबंगी नाम का एक खौफनाक शैतान है। अगली सुबह सब कोई नाश्ता कर रहे हैं, लेकिन सिप्टो खुद की उल्टियां करता है और उसकी उल्टियों में से जोक बाहर निकलता है। सिप्टो तड़प तड़प के बेहोश हो जाता है। पूरा परिवार परेशान है, लेकिन अर्दी फिर से ये नहीं देख पाता कि उनके घर में एक शैतानी साया है। अब सिप्टो की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि सिप्टो कैसे ठीक होगा। सिप्टो बीमार हो चुका है। उसकी दुकान के स्टाफ परेशान हो चुके हैं। उसके स्टाफ उसे समझाते हैं कि आपके ऊपर काला जादू किया गया है, लेकिन सिप्टो सबको डांटता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, अपने अपने काम पे ध्यान दो। लेकिन ये बातें अर्दी सुन रहा है और अब अर्दी को भी ऐसा ही लगता है कि उसके पापा के ऊपर किसी ने काला जादू किया है। सिप्टो की हालत बहुत खराब है और अब सिप्टो की बीवी मरानी उसकी दुकान चलाएगी। अर्दी अपनी माँ को मार्केट में छोड़ के जा रहा है और तभी उसका ध्यान उसके मामा की तरफ पड़ता है और उसे ऐसा लगता है कि उसके मामा उसके पापा से जलते थे, तो शायद उसने ही उसके पापा के ऊपर काला जादू किया है। लेकिन कोई बात नहीं, शायद कुछ दिनों में सिप्टो ठीक हो जाएगा। कहानी आगे बढ़ती है और कहानी का अगला सीन हमें सिप्टो के घर में लेके जाता है। सिप्टो काफी बीमार है और आरिफ भी घर में अकेला है। घर में कोई नहीं है। तभी आरिफ को ऐसा लगता है कि घर में कोई आ रहा है और दरवाजे पे कोई नॉक कर रहा है। आरिफ बाहर की तरफ जाता है तो उसे वही पोतली मिलती है जो कि सिप्टो को मिली थी। आरिफ भी उसे खोल देता है और उसके अंदर काला जादू का सामान है। आरिफ समझ जाता है कि यहाँ पर शैतानी आत्माएं आ रही है। वो आत्माएं वहाँ पर आती है। आरिफ बहुत डर चुका है। कुछ देर के बाद सब कोई वहाँ पर आते हैं। आरिफ की तबीयत बहुत खराब है और अब सिप्टो की भी तबीयत खराब हो रही है। रात होती है और वो शैतानी साया एक बार फिर से इनके घर में आ जाता है। वो सिप्टो के ऊपर हमला करता है। सिप्टो तड़पने लगता है। आरिफ की भी हालत बहुत खराब है। सब कोई सिप्टो के पास जाते हैं और वो ये नहीं देख पाते कि वो साया आरिफ को मार देता है। आरिफ इस दुनिया से जा चुका है। उसका पूरा घर बहुत परेशान है और सिप्टो की हालत खराब हो चुकी है। अब डॉक्टर ये कहते हैं कि सिप्टो अब कोमा में जा चुका है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। अर्दी को अभी भी शक है कि उसके मामा ने ये सब किया है। वो अपने मामा से झगड़ा करता है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं है कि उसके मामा ये सब कर रहे हैं। उसका घर पूरी तरीके से टूट चुका है। अब वो ये फैसला करता है कि वो मार्केट में जाके अपनी दुकान को चलाएगा। वो मार्केट में जाता है और अब उसे मिलती है एक शॉकिंग खबर, क्योंकि उसका स्टाफ उसे बताता है कि जब से सिप्टो बीमार हुआ है तब से सिप्टो की दुकान में लोगों ने आना बंद कर दिया है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि सिप्टो की दुकान को आखिर हुआ क्या है। अब सिप्टो के स्टाफ भी वहाँ से चले जाते हैं। अर्दी को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। रात हो जाती है। अब दूर दूर तक कोई भी कस्टमर नहीं है, लेकिन तभी एक लड़की अर्दी की दुकान में आती है और वो कहती है कि मुझे 1 किलो चावल चाहिए। अर्दी उस लड़की को चावल दे रहा है, लेकिन वो ये नहीं देख पाता कि वो एक लड़की नहीं बल्कि एक शैतानी साया है। वो अर्दी को देख के चिल्लाती और कहती है कि तुम्हारा बाप कहाँ है, तुम लोगों ने मुझे मारा है और अब मैं तुम लोगों को मार दूंगी। अर्दी डर जाता है। वो शैतानी साया वहाँ से जाती है और वहाँ पर शीशक की दुकान में घुस जाती है। अर्दी शीशक की दुकान के पीछे जाता है और वो वहाँ पर दिखता है काला जादू का सामान। अर्दी बहुत डर जाता है। शीशक भी वहाँ पर आता है और वो अर्दी से कहता है कि तुम्हारे बाप के वजह से मेरी बेटी मरी, यहाँ से दफा हो जाओ, यहाँ कभी मत आना। अर्दी बहुत डर जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। अर्दी इतना तो समझ चुका है कि ये सब काला जादू हो रहा है, तो अर्दी एक बार फिर से रुस्तम को बुलाता है जिसने बचपन में उसकी मदद की थी। रुस्तम उसके घर में आता है और अब रुस्तम भी बहुत परेशान है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन सा काला जादू है। उसने
इतना खतरनाक काला जादू आज तक नहीं देखा। वो सबको एक रक्षा कवच देता है और कहता है कि इसे पहन के रहो, शायद तुम लोग ठीक हो जाओगे। लेकिन उस बेचारे को पता नहीं था कि इस घर में कुछ भी ठीक नहीं होगा। अब अर्दी को बहुत गुस्सा आ रहा है, उसका पूरा परिवार टूट चुका है। वो अपने मामा के पास जाता है और कहता है कि आप क्या चाहते हैं, हमारी दुकान तो बर्बाद हो चुकी है, अब आप हमें मारना चाहते हैं। आपने आरिफ को तो मार दिया, अब आप किसे मारेंगे, मुझे, माँ को, सीफा को, पापा को, किसे मारेंगे। सर्दी अर्दी को समझाने की कोशिश करता है कि मैंने कुछ नहीं किया और उसके बाद सर्दी अर्दी की जिंदगी का खौफनाक सच उसे बताता है। वो कहता है कि काला जादू की शुरुआत तो तुम्हारे पापा ही ने की थी। अर्दी उसे बताता है कि कई साल पहले जब तुम्हारे पापा के पास कोई काम नहीं था, तब तुम्हारे पापा को लेके मैं इस मार्केट में आया। वो अपनी दुकान अच्छे से चला रहा था, आसपास के दुकानदार उससे जलते थे और इस मार्केट का एक असूल है कि यहाँ के दुकानदार अपने दुश्मन को खत्म करने के लिए काला जादू करते हैं। सबने सिप्टो के ऊपर काला जादू करना शुरू कर दिया और मैंने सिप्टो को सब कुछ बता दिया। धीरे धीरे काला जादू का असर सिप्टो के घर तक पहुंच गया। याद है ना, तुम बीमार हो गए थे, तुम्हें सर्जरी की जरूरत थी और तुम्हारे बाद सिप्टो की बीवी और मेरी बहन मरने की बारी आई। मरने की भी तबीयत बहुत खराब हो गई। जब सिप्टो की फैमिली पे बात आई तो सिप्टो ने ये तय कर लिया कि वो काला जादू का जवाब काला जादू से देगा। वो एक जादूगरनी के पास गया और उस जादूगरनी ने सिप्टो के लिए काला जादू करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सिप्टो के सारे दुश्मन खत्म होने लगे और सिप्टो की दुकान चलने लगी। लेकिन इस मार्केट में सिप्टो का एक और दुश्मन भी था, सीसक। सीसक सिप्टो के ऊपर बार बार काला जादू कर रहा था और इसका असर सिप्टो की फैमिली पे पड़ रहा था। तब सिप्टो ये तय करता है कि वो काला जादू की मदद से सीसक को मार देगा। सिप्टो की जादूगरनी काला जादू भेजती है, लेकिन ये काला जादू सीसक की बेटी के ऊपर लग जाता है। उसकी बेटी मर जाती है और अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए सीसक ने इस शहर से दूर एक जादूगरनी को ढूंढा जो कि बहुत ताकतवर थी और उसके बाद उसने ये जादू किया और अब सिप्टो की पूरी फैमिली खतरे में है। अपनी पापा की ये असलियत जान के अर्दी बहुत ही नाराज है, लेकिन क्या करे, ये उसकी फैमिली है और उसे अपनी फैमिली की जिंदगी बचानी पड़ेगी। अर्दी अपने मामा के साथ घर लौट रहा है, लेकिन उसे पता नहीं है कि उसी काला जादू की पोटली एक बार फिर से उसके घर में आ जाती है और इस बार उस पोटली को मरनी खोल देती है। शैतानी साया फिर से उनके घर में आ जाता है। अब अर्दी भी वहाँ पहुँच चुका है। वो रुस्तम को बुलाता है। रुस्तम उस पोटली को देखता है और कहता है कि इस पोटली को अगर तुम्हें दिखे तो कभी खोलना मत, इसे कभी छूना भी मत, शायद इसलिए तुम अब तक बचे हो। इस पोटली को सिप्टो, आरिफ और मरनी तीनों ने खोला है। सिप्टो कोमा में जा चुका है, आरिफ मर चुका है और अब खतरा मरनी के ऊपर है। रुस्तम कहता है कि मैं पता लगाने की कोशिश करता हूँ कि ये कौन सा जादू है, लेकिन तुम लोग अपना ख्याल रखना। रुस्तम तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन अब बारी एक खौफनाक मौत की है। हमें दिखाया जाता है कि सुवंगी नाम का वो शैतान एक बार फिर से इस घर में आता है और अब बारी है मरनी की मौत की। मरनी भी तड़प तड़प के मर जाती है। अब अर्दी को बहुत गुस्सा आ रहा है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो अपनी माँ और भाई दोनों को खो चुका है। तभी वहाँ पर रुस्तम आता है और रुस्तम कहता है कि मैंने पता लगा लिया है कि ये कौन सा जादू है। ये कोई मामूली जादू नहीं है। इस जादू को 7 समुद्र के पानी से किया गया है। 7 समुद्र के पास जाके इस जादू को किया गया और तब ये शैतान सुवंगी जागा है। अगर तुम्हें इस जादू को खत्म करना है तो वही 7 समुद्र में जाओ और वहाँ के पानी से लाके अपने पापा को प्योर करो, तब ये शैतान सुवंगी तुम्हारा पीछा छोड़ेगा। लेकिन ये लोग ऐसा करेंगे कैसे? उन्हें कैसे पता चलेगा कि वो समुद्र कहाँ है? इसका बस एक ही चारा है और वो ये है कि अर्दी और उसकी बहन सीफा दोनों की तीसरी आंख खोल दी जाए। अर्दी की तीसरी आंख लगभग खुली हुई है, लेकिन अब उसे पूरा खुलने की बारी आ चुकी है। रुस्तम, अर्दी और सीफा दोनों की तीसरी आंख खोल देता है और अब उनकी तीसरी आंख उन्हें 7 समुद्र तक ले जाएगी। वो दोनों पानी लाने के लिए जा रहे हैं और यहाँ पर रुस्तम और अर्दी का मामा सिप्टो का ख्याल रख रहे हैं। लेकिन ये कब तक चलेगा, आइए जानते हैं। अर्दी और सीफा एक सफर पे निकल जाते हैं और उनकी तीसरी आंख उन्हें बारी बारी करके 7 समुद्र के पास लेके जाती है। हर समुद्र के पास एक शैतानी आत्मा है, लेकिन वो लोग किसी तरीके से उन शैतानी आत्माओं से बच के 7 समुद्र का पानी लेके अपने घर की तरफ जा रहे हैं। फाइनली उनके पास 7 समुद्र का पानी है। अब रात हो चुकी है और काफी देर भी हो चुकी है और अब वक्त आ चुका है सिप्टो के मरने का। सुवंगी अपने असली रूप में वहाँ पर आ जाता है। रुस्तम और सर्दी सुवंगी को देख लेता है। वो सुवंगी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब सारी कोशिशें बेकार है। सुवंगी पहले रुस्तम को मारता है और उसके बाद सर्दी को मार देता है। उसने 2 इंसानों को मार दिया है और अब वो कुछ देर के लिए शांत रहेगा
और अब अर्दी अपनी बहन सीफा के साथ वहाँ पहुँच जाता है। वो रुस्तम और अपनी मामा की लाश देखता है, लेकिन अब रोने का वक्त नहीं है। वो अपनी बहन से कहता है कि हमें जल्दी 7 समुंदर के पानी से अपने पापा को नहलाना है। अर्दी और सीफा ये कर रहे हैं, लेकिन अब सुवंगी फिर से लौट चुका है। वो अर्दी और सीफा के ऊपर हमला कर देता है। अब वो उन दोनों को मारना चाहता है, लेकिन अर्दी में हिम्मत की कमी नहीं थी। वो लोग सुवंगी से बचते बचते किसी तरह से 6 पानी से अपने पापा को नहला देते हैं। सुवंगी भी समझ जाता है कि अगर एक पानी और सिप्टो के शरीर पर पड़ गया तो सुवंगी खत्म हो जाएगा। वो सिप्टो को पकड़ लेता है, लेकिन इसी वक्त अर्दी का दिमाग काम करता है और अर्दी 7 समुंदर के पानी को दीवार पे मारता है और उसके छींटे सिप्टो के ऊपर पड़ जाते हैं। काला जादू टूट चुका है, सुवंगी खत्म हो चुका है। फाइनली अर्दी ने अपने परिवार को बचा लिया है, लेकिन क्या हुआ सुवंगी का, आइए जानते हैं। कहानी हमें शीशक की दुकान की तरफ लेके जाती है। शीशक ये दिखता है कि उसकी मोमबत्ती बुझ चुकी है। वो डर जाता है। वो अपनी जादूगरनी के पास जाता है। उसकी जादूगरनी भी बहुत डरी हुई है। वो शीशक को बताती है कि सुवंगी सिप्टो और उसकी फैमिली को मार नहीं पाया और अब सुवंगी गुस्से में, और अगर ये काला जादू अपने दुश्मनों को मार नहीं पाता तो उसके बाद ये काला जादू करने वाले को ही मार देता है। सुवंगी यहाँ पर आने वाला है हम दोनों को मारने के लिए। उस जादूगरनी का कहना बिल्कुल सही हो जाता है। सुवंगी वहाँ आता है और वो पहले जादूगरनी और उसके बाद शीशक दोनों को मार देता है। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई। सिप्टो होश में आ चुका है, वो बिल्कुल ठीक हो चुका है और अब वो अपने बेटे से वादा करता है कि मैं अब काला जादू नहीं करूंगा और ईमानदारी से अपनी दुकान को चलाऊंगा। यहाँ होती है ये कहानी खत्म, लेकिन मुझे लगता है कि इसका पार्ट 2 आना चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।